अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी यूनिट नंबर 11 जो कि है होम्योस्टेसिस। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है स्टूडेंट्स। अगर आप मेरी पूरी वीडियो देख लेंगे इस चैप्टर की तो आपको सही तरह से समझ आ जाएगा कि ये चैप्टर क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। डिफाइन होम्योस्टेसिस, के होम्योस्टेसिस की तारीफ करें। वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, के होम्योस्टेसिस का कंसर्न लिविंग ऑर्गेनिज्म से है तो ये उनके लिए क्यों ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, होम्योस्टेसिस, सबसे पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। स्टूडेंट, ये जो होम्योस्टेसिस वर्ड है ये दो ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है। होम्यो मीन सेम एंड स्टेटस मीन स्टैंडिंग, यानी कि किसी चीज़ को सेम रखना यानी कि कांस्टेंट रखना किसी चीज़ को, ऐसी एबिलिटी को होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो स्टूडेंट, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट और नियरली कांस्टेंट इज नोन एज होम्योस्टेसिस। स्टूडेंट, ऐसी एबिलिटी किसी भी जानदार की जिसकी वजह से वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखता है या कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है, उसको, उस एबिलिटी को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। स्टूडेंट, जो एक जानदार होता है उसके दो इन्वायरमेंट होते हैं। एक उसका इंटरनल इन्वायरमेंट होता है यानी कि उसकी बॉडी के आउटसाइड जो भी चीज़ है उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ठीक है। और एक होता है बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट, एक होता है एक्सटर्नल जो बॉडी के सराउंडिंग पर होता है यानी कि बाहर होता है बॉडी के। और जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो बॉडी का खुद अपना इन्वायरमेंट होता है जो उसके अंदर होता है, बॉडी के अंदर, उसको हम इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं। तो उस इंटरनल इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आती है उनको कांस्टेंट रखने या कांस्टेंट रखने की कोशिश करने की जो सलाहियत है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस देख लेते हैं। होम्योस्टेसिस इज नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज, होम्योस्टेसिस का ताल्लुक चूँकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ है तो ये उनके लिए नेसेसरी है। अल्लाह ताला ने होम्योस्टेसिस का निज़ाम जो इंसानों में बनाया है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए और इंसान के लिए भी। तो पॉइंट 1 है, होम्योस्टेसिस इज़ नेसेसरी फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शंस। स्टूडेंट, जो नॉर्मल बॉडी फंक्शंस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उनमें क्या हो सकता है, उनमें डाइजेशन हो सकती है, एक्सक्रीशन हो सकती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये तमाम जो है ये नॉर्मल बॉडी फंक्शंस है। तो इन तमाम नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को कंटिन्यू करने के लिए जो होम्योस्टेसिस का एबिलिटी है वो नेसेसरी है। पॉइंट 2 है, इट एनेबल्स एन ऑर्गेनिज्म टू गेट रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए ज़रूरी है। तो ये एक जानदार को इस काबिल बनाती है कि वो उसकी बॉडी के अंदर जो वास्ट प्रोडक्ट होता है यानी कि वो जब कोई फूड खाता है, ठीक है, वो जो खुराक लेता है, जो यूज़फुल फूड होती है वो तो डाइजेस्ट हो जाती है, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है वो एज अ वास्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी के अंदर होती है। तो होम्योस्टेसिस की एबिलिटी की वजह से एक ऑर्गेनिज्म जो होता है इन वास्ट प्रोडक्ट से गेट रिड हो जाता है यानी कि छुटकारा हासिल कर लेता है। नंबर 3 पॉइंट है, इट मेंटेन्स अ कांस्टेंट लेवल ऑफ साल्ट्स, वाटर एंड टेम्परेचर। ये जो होम्योस्टेसिस का एबिलिटी है इसकी वजह से किसी भी जानदार की बॉडी के अंदर एक साल्ट का जो लेवल होता है वो कांस्टेंट होता है, वाटर जो होता है उसका भी एक कांस्टेंट लेवल होता है और जो टेम्परेचर होता है उसका भी एक कांस्टेंट लेवल होता है होम्योस्टेसिस की एबिलिटी की वजह से। ये इंपॉर्टेंस है होम्योस्टेसिस की। नंबर 4 पॉइंट है, इन होम्योस्टेसिस देयर इज चेक एंड बैलेंस सिस्टम विच इज़ नेसेसरी इन द बॉडी। स्टूडेंट, जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी में चेक एंड बैलेंस सिस्टम बहुत ज़रूरी है। अगर ये चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं हुआ तो इवन बॉडी की डेथ भी हो सकती है। तो होम्योस्टेसिस का जो एबिलिटी है उसकी वजह से किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर चेक एंड बैलेंस सिस्टम होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 है, सच कंट्रोलिंग मैकेनिज्म हेल्प्स टू प्रिवेंट ड्रास्टिक चेंजेस विद इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म।
ये जो होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो ख़तरनाक तब्दीलियाँ होती हैं बॉडी के अंदर, ड्रास्टिक चेंजेस होती हैं, वो आने से रुक जाती हैं। तो स्टूडेंट्स अब अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ने लगे हैं। राइट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस, के होम्योस्टेसिस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स बताएं। एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस, स्टूडेंट ये याद रख लें कि देयर आर 3 main aspects of homeostasis. Okay, they are osmoregulation, thermoregulation and excretion. Okay, so start from osmoregulation. What is osmoregulation? Student, here osmoregulation is made up of 2 words. Osmo mean water and solutes. Regulation mean to maintain constant. Okay, it is the regulation of water and solutes between organisms and their environment. ऑस्मोरेगुलेशन एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म है और उसका एनवायरनमेंट है, उन दोनों के दरमियान वाटर और जो सल्यूट्स की कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट होती है। नंबर 2 है एक्सक्रीशन। ये ऐसा मैकेनिज्म है, द मैकेनिज्म विच एलिमिनेट्स और रिमूव्स मेटाबॉलिक वेस्ट स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के प्रोसेस के जरिए जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बॉडी से रिमूव हो जाता है। एंड थर्ड इज थर्मोरेगुलेशन। हियर थर्मो मीन टेम्परेचर और हीट एंड रेगुलेशन मीन टू मेंटेन कांस्टेंट। The maintenance of internal temperature within a range that allows the cell to function efficiently is called thermoregulation. Thermoregulation एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसकी वजह से बॉडी अपने जो इंटरनल टेम्परेचर होता है उसको एक कांस्टेंट रखती है इस रेंज तक, जिसकी वजह से जो सेल्स होते हैं बॉडी के वो अपना फंक्शन क्लियरली परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं।